हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी राजस्थान की नदियाँ, और राजस्थान की नदियों में हम पढ़ रहे हैं जो नदियों की विशेषता होती है, जो उनका उद्गम होता है, किस प्रकार उद्गम होता है, पानी का क्या काम होता है, किस प्रकार वो बहता रहता है, किस प्रकार कुछ नदियाँ राजस्थान के अंदर उद्गम तो होता है उनका, लेकिन लुप्त कहाँ पे हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कभी हमने अभी हाल ही में हमने देखा था कि जैसलमेर के अंदर किस प्रकार नदी के अंदर पानी आ गया था और बाढ़ आ गई थी वहाँ पे। लेकिन ऐसी स्थिति पहले कब देखने को मिली थी हमको पता ही नहीं कब देखने को मिली थी, लेकिन ऐसी ही अलग स्थिति राजस्थान रखता है। उनको लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर तीन स्थितियां हमको मिलती है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, एक मैदानी भाग मिलेगा और एक पठारी क्षेत्र मिलेगा। और हमने देखा था कि इन तीनों क्षेत्रों के ऊपर जो नदियां जो बहती है, जो नदियों का उद्गम होता है वो किस प्रकार होता है और उनकी जियोग्राफी क्या है। आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे कि इन नदियों का जो पानी का स्रोत है ना वो कहाँ से मिलता है हमको और वो किस प्रकार काम करता है, पानी का जो तंत्र है वो किस प्रकार काम करता है। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला स्रोत हमारे सामने आएगा वो है वर्षा। सबसे बड़ा व्यापक स्रोत हम कह सकते हैं राजस्थान के अंदर की वर्षा के द्वारा राजस्थान में पानी की उपलब्ध मतलब कि पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, उसके बाद है भूमिगत जल। भूमिगत जल ये भी राजस्थान के अंदर काफी पीने के लिए और सिंचाई के लिए काफी ज्यादा यूज में किया जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं व्यापक स्रोत है ये। इसके लिए तो सिंचाई के लिए और एक और पीने के पानी के लिए व्यापक स्रोत के रूप में काम करता है। बाकी नदियों के पानी के लिए तो वर्षा का जल काम करता है। दो हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और है इसके अंदर और वो है भूमिगत जल, जैसे कि झीलें हो गई या दलदली क्षेत्र। ठीक है, झीलें या दलदली क्षेत्र, दलदल लिख सकते हैं। ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर पानी के स्रोत हैं या पानी की व्यवस्था करते हैं। इनको लेकर ही चर्चा करनी है, हम इनको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है वर्षा जल। वर्षा, इसको देखते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना। राजस्थान के अंदर अगर हम ध्यान दें तो लगभग 90 से 91% पानी हमको कहाँ से मिलेगा, तो बंगाल की खाड़ी से मिलेगा। जो वर्षा का जो जल हमको मिल रहा है ना बंगाल की खाड़ी से, कितना 90 से 91% जल अरब सागर से नहीं मिलता है। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी से। और ये कौन सा मानसून है, तो ये कौन सा मानसून होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून होगा ये। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राजस्थान के अंदर किस मानसून के द्वारा सबसे ज्यादा जल मिलता है या परसेंटेज पूछ लिया जाता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून और अरब सागर को मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि बंगाल की खाड़ी की जो दिशा है वो कौन सी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही कहा जाएगा उसको। तो वर्षा के लिए सबसे ज्यादा जल का जो स्रोत बन रहा है बंगाल की खाड़ी, और राजस्थान में सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से ही बारिश हो रही है। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पानी जो हमको मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, वर्षा के द्वारा ही मिल रहा है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कि राजस्थान के अंदर जल सिर्फ मानसूनी क्रियाओं के द्वारा ही हमको ज्यादा मिलता है। मानसूनी, ठीक है, मानसूनी वर्षा के द्वारा ही हमको जल प्राप्त होता है, वर्षा के द्वारा ही। अब ये क्यों कहा हमने, ठीक है, ये क्यों कहा, इसका एक कारण ये है कि हिमालय की अगर बात करेंगे या भारत की हम बात करेंगे तब वहां पे नदियां 12 मासी चलती रहती है। तो उसका कारण क्या होता है कि ग्लेशियर जब पिघलते हैं ना तब भी एक नदी के रूप में वो बहते हैं। लेकिन राजस्थान में तो ऐसी स्थिति नहीं है ना कि वहां पे कोई ग्लेशियर पिघले। राजस्थान के अंदर तो ग्लेशियर हमको देखने को ही नहीं मिलता है। इसीलिए राजस्थान के अंदर हम कहते हैं कि मानसूनी वर्षा के द्वारा ही यहाँ पे जल उपलब्ध होता है। और उसी मानसूनी वर्षा के कारण जल भूमिगत होने लगता है। तो हमारी दूसरी स्थिति बनेगी, वो कौन सी होगी, राजस्थान के अंदर जल जो उपलब्ध होने का जो साधन बनेगा, दूसरा स्रोत बनेगा, वो कौन सा होगा, भूमिगत जल। कारण क्या है, यही मानसूनी वर्षा के द्वारा काफी पानी रिस भी जाता है, तो काफी पानी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में पहुंच भी जाता है। तो जो पानी रिस जाता है वही भूमिगत जल बनता है हमारे लिए। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। अब इसको समझने के बाद थोड़ा और इसमें वर्षा के अंदर हम समझ लेते हैं। राजस्थान के अंदर ध्यान रखना कि मैदानी भाग हमको मिलेगा, लेकिन 60 से 61% पर हमको मरुस्थल मिलता है। 61% पर हमको मरुस्थल मिलता है, तो वहां पे बारिश काफी कम हो पाती है। इसके कारण वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा हो पाएगा। तो वाष्पीकरण ज्यादा हो पाएगा तो लवणता की मात्रा बढ़ने लगेगी, और इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर ली है, तो हम वहां पे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति हमारे सामने बनती है। अब देखना, यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, वर्षा मानसून पर निर्भर कर रही है राजस्थान में। इसके कारण यहाँ पे पानी की दिक्कत हमेशा आती रहती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब हम दूसरी चर्चा करते हैं भूमिगत जल को लेकर।
हमारी दूसरी चर्चा करते हैं। जो राजस्थान में जो दूसरा पानी का स्रोत बनता है वो कौन सा है? भूमिगत जल। तो राजस्थान में हमको काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। एक ऐसा स्रोत है ये जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पीने के लिए भी यूज में लिया जाता है और राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई के लिए भी इसी जल को यूज में लिया जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं भूमिगत जल की। ये भूमिगत जल क्या होता है? जब बारिश होती है तो काफी सारा पानी भूमि के अंदर चला जाता है और राजस्थान में ये ज्यादा क्यों जाता है? उसका कारण है कि राजस्थान में लगभग 60% मरुस्थली फैला हुआ है, मतलब कि रेतीली मिट्टी। और रेतीली मिट्टी कण भी ज्यादा बड़े होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि पानी जल्दी से उसमें रिसने लग जाता है। अब जहाँ पे काली मिट्टी हो, जहाँ पे मतलब कि जलोढ़ मिट्टी हो, वहाँ पे पानी ज्यादा रुस नहीं पाता है, बल्कि वहाँ पे दलदली जमीन हो जाती है या झीलें बन जाती है। लेकिन जहाँ पे रेतीली जमीन है, जहाँ पे रेतीली मिट्टियाँ है या बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत है, जहाँ पे हमको ऊंचाइयाँ मिलती है, जहाँ पे चट्टानें मिलती है, तो उन चट्टानों के बीच में पानी रिस जाता है और मतलब इकट्ठा होते रहता है। तब हम जब ट्यूबवेल लगाते हैं और अगर जलधारा हमको मिल गई तो काफी सारा पानी मिल जाता है हमको, और जब ट्यूबवेल खाली चली गई, कोई जलधारा हमको नहीं मिली, तो वो पैसे की बर्बादी हो जाती है। ऐसी स्थिति हमको देखने में मिलती है। तो यही भूमिगत जल होता है। इसको लेकर इंपॉर्टेंस क्या है और हमारे लिए मतलब कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखना यहाँ पे। लगभग 60% हम सिंचाई के लिए यूज करते हैं इस पानी को। राजस्थान के अंदर 60% यूज करते हैं सिंचाई के लिए और लगभग 90% या 87%, दोनों आंकड़े माने जाते हैं। 90% या 87% हम पीने के लिए यूज में लेते हैं राजस्थान के अंदर। पीने के लिए इस पानी को ध्यान रखना, पीने के लिए यूज में लेते हैं। लेकिन 2023 के अंदर एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि 74% ऐसे स्रोत का हम गलत यूज कर रहे हैं, या 74% पानी का हम गलत यूज कर रहे हैं। हम उसको लगभग 150% निकाल रहे हैं। 74% राजस्थान में जो हम स्रोतों का यूज कर रहे हैं ना, जो पानी को जमीन से निकालने के लिए, तो 74% ऐसी जगहों पर हम ऐसे गलत चीजों का यूज कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि अब वहां से 150%, मतलब कि 100% जो बारिश होती है ना, उस 100% का हम 50% अधिक पानी वहां से निकाल रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है वहां पे, इस रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 10 मीटर जल, भूमिगत जल अंदर जा रहा है, भूमि के अंदर जा रहा है। ध्यान रखना, भूमिगत हो रहा है ये। भूमिगत तो पानी है पहले से, लेकिन भूमिगत होने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि हर हर साल 10 मीटर पानी और अंदर जा रहा है। हम पहले देखते थे ना कि ट्यूबवेल जो आसानी से पानी आ जाता था पहले, अब काफी गहराई में खोदनी पड़ रही है हमको, ठीक है। तो उसका कारण क्या बन रहा है? उसका कारण है कि हमारे द्वारा पानी का गलत यूज किया जा रहा है, मतलब कि हम हद से ज्यादा पानी का यूज कर रहे हैं। उसके कारण भूमि के अंदर जल और गहरा होता जा रहा है और उसके कारण हमको समस्या देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हमको देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर हर साल लगभग 10 मीटर पानी भूमि के अंदर जा रहा है। उसके बाद हमारे सामने क्या समस्या आ रही है देखना, भूगर्भिक प्रभाव पड़ते हैं हमारे सामने। भूगर्भिक प्रभाव, ये भूगर्भिक प्रभाव क्या होता है इनको भी देखना। भूगर्भिक प्रभाव क्या होते हैं, जैसे कि लूणी नदी है मान लो, ठीक है। तो लूणी नदी का, जैसे कि लूणी नदी अजमेर से निकलती है ना, अजमेर से निकली वो नदी और वो कहाँ पे, गुजरात में चली जाएगी या कचकरण में चली जाएगी। लेकिन ये नदी यहाँ तक पहुंची ना आदि, मतलब कि बालोतरा तक ये नदी पहुंचेगी, बालोतरा तक ये जैसे नदी पहुंचेगी ना, तो बालोतरा से पहले तो पानी कौन सा होगा, स्वच्छ जल होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। लेकिन जैसे ही बालोतरा से आगे पहुंची, ये पानी कैसा, खारा हो जाएगा। अब खारा जो पानी हो जाएगा ना, अब ये पानी कहाँ पे जाएगा, जमीन के अंदर रिसाव करेगा। तो जब जमीन के अंदर ये पानी रिसाव करेगा और इसके अंदर जो नमक की मात्रा है ना, वो नमक की मात्रा कहाँ पे पहुंचेगी, तो वो पानी जो, वो तो भूमि का चला गया, लेकिन नमक की मात्रा उड़कर वो नमक कहाँ पे पहुंचता रहेगा, वो इन घाटियों पे पहुंचता रहेगा या इन किनारों पे पहुंचता रहेगा। जो लूणी नदी के किनारे होते हैं ना, वहां पे पहुंचता रहेगा। और वहां पे पहुंचने के बाद जो यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे ना किनारों पर, ये वनस्पति होगी किनारों के ऊपर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो ये खत्म होने लगेगी, इनको नष्ट करने लगेगी। कारण क्या है कि लवणता ज्यादा हो जाएगी और पानी तो रिस जाएगा। और ये नदी तो देखो मानसूनी नदी है, 12 महीने तो बहने वाली है नहीं, 3-4 महीने बहेगी या 6 महीने बहेगी मान लो। उसके बाद ये नदी क्या होगी, सूख जाएगी। लेकिन वो जो नमक थोड़ी सूखेगा, क्या वो नमक तो रहेगा ना। तो वो नमक किसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, तो इन पेपर वनस्पति के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसीलिए तो रेगिस्तान के बढ़ने का, जो रेगिस्तान का मार्च कहते हैं, कारण क्या, यही तो है कि मिट्टी के साथ नमक उड़ता हुआ आगे पहुंचता है और वो वनस्पति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसको रोकने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए हम नमक को कम करने के लिए केमिकल से डाल रहे हैं। कभी भी देखना आप, जब भी रिपोर्ट आएगी ना, तो उसमें ये पॉइंट होगा कि हमने नमक को कम करने के लिए केमिकल का यूज किया है, ठीक है। ऐसी स्थिति बनती है। तो ये भूमिगत जल
ये होता है। उसके बाद तीसरी स्थिति हमारे सामने आती है, और तीसरी स्थिति वो है जो क्या है, एक तो झीलें हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, दलदली क्षेत्र। ठीक है, उसकी बात करते हैं। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो नदियों से पहले की विशेषताएं हैं, इनको समझना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पैटर्न बदला गया है ना राजस्थान में एग्जाम को लेकर, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो पेपर हुआ है उस पेपर में लोग हवा ही नहीं लगी है। तो ये चीजें समझना काफी जरूरी है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। एक तो हम 10-10 घंटे 12-12 घंटे टॉपिक को रट रहे हैं और एग्जाम में हमारा आंसर ही नहीं निकला, तो क्या मतलब निकला फिर इतना स्ट्रगल का। तो स्मार्ट होनी चाहिए। नदियां 2 या 3 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा दिन लगाएंगे ताकि हमारे सामने स्थिति क्लियर होती चले। ठीक है। अब राजस्थान के अंदर क्या होता है, जो झीलें होती है ना, जो दलदली भूमि होती है, वो क्या होती है कि कभी कभी छोटी छोटी झीलों में निकल आती है, कभी छोटी छोटी नदियों में निकल आती है, जैसे कि जलधारा बहने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो जो झीलें होती है और जो जलप्रदान होता है, झीलें और दलदल, ठीक है, इनका सीधा मतलब है कि कभी कहीं पानी इकट्ठा होने लग जाता है, कभी जैसे कि जैसलमेर के अंदर अभी अचानक से नदी निकला है, बाढ़ आ गई थी वहां पे, तो ऐसी स्थिति की बात करें। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लवणी क्षेत्र मिलता है हमको, नमक की मात्रा मिलती है राजस्थान में, ये स्थिति मिलती है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 5000 वर्ग किलोमीटर हमको क्या देखने को मिलता है, तो जो बीहड़ के द्वारा जो जमीनें खत्म कर दी गई ना, बीहड़ आपने देखा होगा चंबल नदी के ऐसी, तो इस तरह का कटाव किया गया राजस्थान के अंदर, मतलब कि ठीक है, ये स्थिति हमको मिलती है। लेकिन अगर यही क्षेत्रों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा, एक तो 42% से ज्यादा, ठीक है, 42% से ज्यादा तो जल के द्वारा अपर्दन किया गया, जल अपर्दन। जल के अपर्दन मतलब कि जमीनों को खराब कर दिया गया है, जैसे कि पेड़ बना दिया, वो किस काम की है बताओ मुझे जमीन, तो इस तरह खराब कर दिया गया। और लगभग 55%, ठीक है, ज्यादा हिस्सा वायु अपर्दन का कारण बनता है राजस्थान के अंदर, वायु अपर्दन। अब वायु अपर्दन वही चीज है कि नमक की मात्रा हवा में उड़ उड़ के आती है और वनस्पतियों की जड़ों में चली जाती है और वो उनको खत्म करने का काम करती है। ठीक है, तो झीलों और दलदल के द्वारा ये स्थिति राजस्थान के अंदर बनती है। तो ये क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।